हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन इस वीडियो में समझेंगे फरवरी मंथ का थर्ड एवं फोर्थ वीक का करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें दोनों वीक कंबाइंड है। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। तो समझते हैं। देखो, राजनीतिक फंडिंग के लिए चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। जो चुनावी बॉन्ड योजना आई थी, उसको क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कर दिया, जो 2017 में आई थी। ठीक है, तो अपन समझते हैं। तो 15 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन, डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कहा है कि यह योजना मनमानी थी और नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है। मतलब जानकारी नहीं मिलती है कि कैसे बॉन्ड दिए जा रहे हैं, कैसे किन कंपनी को रुपए दिए, कौन सी कंपनी चंदा दे रही है। सीधी बात यह है, कौन सी कंपनी कितना चंदा दे रही है, कैसे दे रही है, सब चीज़ों को नहीं बताया जाता है इसमें। ठीक, तो इसी के लिए इन्होंने कहा है चंद्रचूड़ जी ने कि यह मनमानी योजना थी और नागरिकों के सूचना के अधिकार का यह उल्लंघन करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति देती हैं। ठीक है, जो पार्टियां होती हैं, ठीक, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, उन्हें जो चंदा दिया जाता उसके बारे में है। ठीक है, तो 2 जनवरी 2018 को सरकार द्वारा शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना। ठीक, 2018 में यह स्टार्ट की गई थी। चुनावी बॉन्ड योजना को नकद दान के बदले राजनीतिक फंडिंग पारदर्शिता बढ़ाने के समाधान के रूप में देखा गया था। मतलब जो कैश में रुपए देते थे, ठीक है, उन सब चीज़ों को नकद दान देते थे, उन सब चीज़ों को बंद करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की तरह इसको योजना को लाया गया। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, जो राजनीतिक फंडिंग है, ठीक है, उसमें पारदर्शिता आएगी। उसको बढ़ाने के लिए इस योजना को लाया गया था, लेकिन ये योजना विफल हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत साबित कर दिया है, संवैधानिक घोषित कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह योजना नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करती है, जिससे संविधान के आर्टिकल 19A के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, चंद्रचूड़ जी ने, जो मुख्य सीजीआई है, तो उन्होंने आर्टिकल ही बताया किस आर्टिकल के तहत इसका उल्लंघन हो रहा है। तो 19 जो आर्टिकल, तो याद रखना आर्टिकल 19 पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना जो रही है चर्चा में, किस आर्टिकल को प्रभावित किया। तो आर्टिकल 19A, ठीक है, उसमें बोलने और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसी के तहत है, जानने का अधिकार, नागरिकों को सूचना जानने का अधिकार। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से शुरू की गई, यानी कि 2017 के माध्यम से शुरू की गई थी। कब की गई ये योजना, ये भी याद रखना, 2018 में की गई थी। ठीक है, उसको रद्द करते हुए कहा कि मतदान विकल्प के प्रभावी अभ्यास के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। मतलब राजनीतिक दलों को जो फंड किया जा रहा है उसकी जानकारी नागरिकों का होना आवश्यक है, ये बात कही है। ठीक है, चंद्रचूड़ जी ने, तो याद रखना। आगे देखते हैं। चुनावी बॉन्ड जारी करता भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। तो बैंक का नाम भी याद रखना, कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करता है, तो एसबीआई। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को 6 मार्च तक 2024 तक भारतीय चुनाव आयोग को 2019 से चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण जमा करने का आदेश दिया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है एसबीआई को कि 2019 से जो चुनावी बॉन्ड तुमने प्राप्त किए हैं उनका पूरा डेटा चुनाव आयोग को देना है 6 मार्च तक। ठीक, तो ये याद रखना। 2017 में कंपनी अधिनियम में संशोधन से पहले भारत में घाटे में चल रही कंपनियों को योगदान देने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। यानी कि जो ये आया नहीं था चुनावी बॉन्ड 2017 से पहले, तो जो कंपनियां घाटे में चल रही होती थी उन्हें दान देने का अनुमति नहीं थी, उन्हें दान देने की अनुमति नहीं थी कि तुम राजनीतिक दलों को दान नहीं दे सकते। लेकिन इसके तहत अब क्या होता है, चुनावी बॉन्ड के तहत तो जो कंपनियां घाटे में चल रही हैं वो भी अब दान दे सकती हैं राजनीतिक दलों को। इससे क्या होता है, जो घाटे में चल रही है, तो जो सरकार होगी अभी, ठीक है, जो सरकार सत्ता में होगी वो उसको फायदा पहुंचाए, इस लालच से जो कंपनियां घाटे में चल रही वो भी दान देती हैं। मतलब पहले से ऑलरेडी घाटे में चल रही फिर भी उनको दान देने की आवश्यकता है, लेकिन उनको लगता है कि जो पार्टी भी सत्ता में है वो मेरा कुछ भला कर दे। ठीक, ये इस चीज़ें हैं, तो क्योंकि इसमें जानकारी तो है नहीं किसी को, तो ये सब चीज़ें, इसीलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी योजना से उस राजनीतिक दल को मदद मिलती है जो सत्ता में है। ठीक, तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। तो इसमें कुछ 2-3 पॉइंट याद रखने अपन को, कौन सा आर्टिकल इसमें इफेक्ट होता है, तो 19 इससे संबंधित याद रखना। और चुनावी बॉन्ड कौन जारी करता है, कौन सी बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई।
ठीक, तो ये याद रखना, 2-3 पॉइंट है, याद रखना। कब आया? तो 2018 में आई थी ये योजना। 2018 में सरकार द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी। ठीक है, तो कौन जारी करता है? मैंने बताया एसबीआई। ठीक है, तो एसबीआई याद रखना बैंक का नाम। ठीक है, आगे देखो। ठीक, तो ये इसका डाटा भी है, कब कब किस सरकार को कितना बॉन्ड मिला है। तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया कि जो सत्ता में है, ठीक है, तो सत्ता में उस पार्टी को फ़ायदा मिलता है। तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो बॉन्ड के तहत क्या मिला है? चंदा मिला है। ठीक है, तो 56%। ये सब डाटा अपन को इतना याद नहीं रखना फिलहाल। ठीक, आगे देखते हैं। मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक, तो मिलन एक्सरसाइज याद रखना। सीधा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि मिलन एक्सरसाइज किससे रिलेटेड है, तो उसमें आ सकता है आर्मी से रिलेटेड है, वायुसेना से रिलेटेड है, ठीक है, या थल सेना या वायुसेना या फिर नौसेना। तो नौसेना से यह एक्सरसाइज रिलेटेड। कौन सी? मिलन। ठीक, तो मिलन नौसैनिक अभ्यास का 12वां संस्करण 19 से 27 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। तो 50 से अधिक देश भाग ले रहे हैं, ये अपन को इतना, कौन कौन से देश इतने तो अपन इम्पोर्टेंट याद रख नहीं सकते। ठीक है, 50। ठीक, लेकिन अपन को ये याद रखना है कि मिलन जो एक्सरसाइज है वो नौसैनिक अभ्यास यानी कि नौसैनिक नेवी की एक्सरसाइज है। ठीक है, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को लाभ के लिए समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक, तो याद रखना मिलन एक्सरसाइज। एक और एक्सरसाइज है भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो धर्म गार्जियन किन दो देशों के बीच है? भारत और जापान। ठीक, और ये कहाँ पर हो रही है? राजस्थान में। ये भी याद रखना। ठीक, जगह का नाम याद रखना, राज्य का नाम राजस्थान। ठीक, यह भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण है। ठीक है, ये 5वें क्रम का एक्सरसाइज है, मतलब 5वीं बार 5वें नंबर की है। ठीक, 5वां संस्करण है इसका। ठीक है, इसकी शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज से हुई है। ठीक है, तो अभ्यास जो एक्सरसाइज है यानी कि धर्म गार्जियन एक वार्षिक अभ्यास है, भारत और जापान के वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। ठीक, तो याद रखना भारत और जापान के बीच है धर्म गार्जियन, और कहाँ पर हुई है? राजस्थान। आगे समझते हैं। वृक्षारोपण में भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा वन मित्र योजना शुरू की गई। तो वन मित्र योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो हरियाणा के द्वारा। पहले तो इतना याद रखना। ठीक है, वन मित्र। 15 फरवरी को गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण गतिविधियों को सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वन मित्र योजना लॉन्च की गई। ठीक है, इसका पोर्टल लॉन्च किया गया है। 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य को वन मित्र बनाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। तो वन मित्र कौन बन सकता है? जिनकी आय यानी कि जिनकी आय कितनी? 1,80,000 से कम हो। ठीक है, वही वन मित्र बन सकते हैं, वो पंजीकरण करा सकते हैं। तो ये डेटा भी याद किया जा सकता है कि पूछा जा सकता है कि वन मित्र के तहत कितने रुपए तक के लोगों को पंजीकरण किया जा सकता है। ठीक है, योजना का उद्देश्य क्या है? जो राज्य भर में वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए यानी कि हरियाणा राज्य में क्या है, वन क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत वनीकरण की उत्तरजीविता की दर में वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने में स्थानीय जनता को सीधे शामिल करना है। ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं उनको सीधे इसमें शामिल करना है। ठीक, तो ये योजना का क्या है? उद्देश्य है। प्रत्येक वन मित्र को पौधों के रखरखाव के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा और वह अधिकतम 1,000 पौधे लगा सकता है। ठीक है, पौधे लगाएगा उसके अकॉर्डिंग इनको रुपए मिलेंगे। ठीक, इस योजना के तहत पौधे लगाने के और गड्ढा खोदने के इनके क्या रुपए मिलेंगे लोगों को। ठीक है, आगे देखो। योजना के प्रथम चरण में पोर्टल के माध्यम से 7,500 वन मित्रों का चयन किया है। तो पहली बार जब इनको चयन किया जाए तो उसमें 7,500 लोगों को चयन किया जाएगा। एक वन मित्र अपने गांव, कस्बे या शहर में वृक्षारोपण के लिए गैर वन भूमि का चयन कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब वन से अलग हो, गैर वन भूमि हो, वहां पर क्या कर सकते हैं ये लोग? अब वृक्षारोपण कर सकते हैं अपने गांव में, कस्बे में, शहर में। ठीक, अपने आसपास का वृक्षारोपण कर सकते हैं। यदि रोपा गया पेड़ वन मित्र की अपनी जमीन पर उगता है तो उन्हें पेड़ का मालिक माना जाएगा। ठीक, अगर वो अपने एरिया में अपनी जमीन पर, मेनली वो अपनी जमीन पर अगर पौधे का रोपण करेगा, ठीक है, तो वो पौधे का क्या मालिक बन जाएगा। तो प्रथम वर्ष में
मित्रों का पंजीकरण यानी वन मित्रों का पंजीकरण, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी वन मित्रों को, तथा उनसे योजना के तहत वृक्षारोपण कराया जाए। तो ये याद रखना, इतना थोड़ा ज़्यादा अपन को याद नहीं रखना, किस राज्य ने स्टार्ट की ये याद रखना, ठीक है। और वो जो 1,80,000 है वो लिमिट याद रख लेना। आगे देखो, सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन का शिलान्यास पीएम मोदी ने किया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना, रंगपो, ठीक है। रंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक। कई ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है, मेघालय, सिक्किम, तो ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट से। तो पूछा जाएगा कि रंगपो रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, यहाँ पर हाल ही में उस राज्य का पहला रेलवे स्टेशन है, तो सिक्किम, ठीक है, याद रखना। सरकार इस प्रोजेक्ट को 3 चरणों में विकसित करेगी। पहले चरण में सेवकों से रंगपो रेल परियोजना विकसित की जाएगी, ये अपन को कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है। दूसरे चरण में रंगपो से गंगटोक तक रेलवे लाइन, तीसरे चरण में गंगटोक से नाथुला तक विकास किया जाएगा, ठीक। तो ये अपन को याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना, रंगपो रेलवे स्टेशन सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन। आगे 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलजार और राम भद्राचार्य जी को दिया जाएगा। तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है। 17 फरवरी को ज्ञानपीठ चयन समिति ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार और संस्कृत विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य को 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। 89 वर्षीय संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, इनका नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा। तो ये भी पूछा जा सकता है क्या गुलजार के नाम से फेमस है, लेकिन इनका जो नाम है संपूर्ण सिंह कालरा, ठीक। हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माने जाते हैं, ठीक है। इससे पहले गुलजार को उनके काम के लिए 2002 में उर्दू के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। 2013 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है और 2004 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया है, ठीक है, दादा साहब फाल्के को, ठीक। तो याद रखना। अब राम भद्राचार्य जी देखो, चित्रकूट में तुलसी पीठ के ये संस्थापक हैं, ठीक। और 74 वर्षीय राम भद्राचार्य एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता, शिक्षा और महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक भी है, ठीक है। 22 भाषाएं बोलने वाले बहुभाषी राम भद्राचार्य, 22 भाषाओं का इनको ज्ञान है। रामानंद संप्रदाय के वर्तमान 4 जगत गुरु रामानंदाचार्यों में से एक हैं, ठीक है। 1982 में इस पद पर वे हैं, 1982 से वो इस पद पर हैं, ठीक है। और इनको 2015 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है, तो ये भी याद रखना, ठीक है। तो 2015 में इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है और अब ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलेगा, ठीक। आगे देखो, 2022 के लिए ये भी याद रख लेना, 2022 का किसे मिला था? तो गोवा के लेखक हैं दामोदर मोजो, ठीक। दामोदर मोजो को मिला था 2022 का, तो ये भी याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक, जो हर साल प्रदान किया जाता है, ठीक है। पहला पुरस्कार इसका मिला था 1965 में शंकर कुरूप को, ठीक, जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था पहला पुरस्कार। 61 में स्थापना हुई थी, लेकिन 65 में जाकर पहला मिला था, ठीक। तो ये भी याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखो, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की रैंकिंग में भारत 85वें स्थान पर खिसक गया है। तो याद रखना, भारत का स्थान कौन सा है पासपोर्ट की रैंकिंग में? तो 85वां हो गया है, ठीक है। तो 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार फ्रांस ने 2024 के लिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो हेनले जारी करता है पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें शीर्ष स्थान किसका रहा है इस बार? फ्रांस का, याद रखना, ठीक है। वहीं भारत की पासपोर्ट रैंकिंग पिछले साल की तुलना में एक स्थान फिसलकर 84 से 85 पर आ गई। तो पिछले साल इंडिया की जो रैंक थी पासपोर्ट रैंक, वो 84 थी, अब क्या हो गई? 85 नंबर पे आ गई। 2024 में फ्रांस इस सूची में सबसे आगे है, ठीक, जिसके पासपोर्ट से 194 देशों में वीजा मुक्त पहुंच की सुविधा मिलती है। जिसका जितना भी पासपोर्ट मजबूत होगा उससे वीजा मुक्त उतने ही देशों में मिलता है, ठीक है। फ्रांस के साथ साथ जर्मनी, इटली, जापान, जापान और सिंगापुर फर्स्ट पे रहते हैं, ये भी मालूम होगा। तो ये फर्स्ट पे ये भी है, लेकिन उनमें सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो फ्रांस का, इसलिए फ्रांस ऑप्शन में आया कि कौन है फर्स्ट पर, तो फ्रांस ही है। और जापान, सिंगापुर ये भी शीर्ष स्थान के क्रम में ही है, ठीक। पाकिस्तान 2023 की तरह 106वें स्थान पर ही, यानी कि 2023 और 24 में पाकिस्तान का
6वां स्थान है बांग्लादेश का, 101 था 2023 में, अब 102 हो गया 2024 में। ठीक, तो याद रखना। आगे देखते हैं। खजुराहो नृत्य समारोह 20 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के खजुराहो में शुरू हुआ है। ठीक है, तो खजुराहो नृत्य समारोह जो उत्सव है ये 50वें नंबर का है, इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, और एमपी के एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, और ये कब से स्टार्ट हुआ था? 1976 से स्टार्ट हुआ था। यह महोत्सव हर साल, सॉरी इस साल 26 फरवरी तक चलेगा, मतलब फरवरी के मंथ में ही स्टार्ट होता है। तो महोत्सव में देश से जाने माने कलाकार कथक, भारतनाट्यम, उड़ीसी, कुचिपुड़ी जैसे विभिन्न शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं इस महोत्सव में। ठीक है, इस नृत्य महोत्सव के पहले दिन कम से कम 1500 से ज़्यादा लोग ने इसमें प्रदर्शन किया है, जैसे कथक कुंभ भी बोल सकते हैं एक तरीके से, काफ़ी लोगों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग इसमें कौन करवाता है इसे? तो मध्य प्रदेश का जो सांस्कृतिक विभाग है वो, और उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी जो है वो, और कला अकेडमी, ये तीन मिलकर करवाते हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव। तो याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में किसे, या किस कांग्रेसी नेता को, क्या कांग्रेस के हैं, तो किस कांग्रेसी नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो शशि थरूर को। तो फ्रांस द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर शशि थरूर को दिया गया है। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये फ्रेंच है, सेवेलियर डे लीजियन डी ऑनर, इसे फ्रेंच भाषा में और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक, तो याद रखना। तो ये कौन शशि थरूर को सभी लोग जानते ही होंगे, वह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। वह 2009 से तिरुवनंतपुरम केरल के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्यरत है। ठीक है, उन्हें विश्व आर्थिक मंच द्वारा कल के वैश्विक नेता के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है शशि थरूर को। ठीक है, ये भी याद रखना। इनकी एक पुस्तक है जो 2022 में इन्होंने लॉन्च की है, उसका नाम है अम्बेडकर ए लाइफ। ये बुक का नाम भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अम्बेडकर ए लाइफ, क्योंकि करंट में चल रहे हैं। ठीक है, न्यूज़ में है काफ़ी, तो याद रखना। तो अम्बेडकर ए लाइफ किन की है? शशि थरूर की, याद रखना। ठीक, आगे देखो। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि हाल ही में कहाँ के मेयर चुनावों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है? तो चंडीगढ़। ठीक, याद रखना। यहाँ पाए जाने के बाद कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीन ने आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार थे कुलदीप कुमार टीटा के पक्ष में जो डाले गए 8 जो मत पत्रों को जानबूझकर अमान्य घोषित कर दिया था, गलत बता दिया था। ठीक है, आम आदमी पार्टी को जो 8 वोट मिले थे उनको क्या बता दिया था? अमान्य बता दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ मेयर के परिणाम को रद्द कर दिया। ठीक, जो परिणाम आए थे वो रद्द कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने। तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्ण न्याय करने और चुनावी लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिए संविधान के आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग किया है। ठीक, तो चुनावी बॉन्ड में वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट, वो भी चुनाव से रिलेटेड था, चुनाव आयोग से रिलेटेड था, ये भी चुनाव से रिलेटेड है। तो ये याद रखना, दोनों चीज, उसमें दोनों चीज में सुप्रीम कोर्ट कड़ा रुख देखने को मिला है। ठीक है, जो काफी शानदार रहा है। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 19। इसमें भी आर्टिकल पूछा जा सकता है। तो आर्टिकल 142 के तहत इनको सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल दिया गया है 142। ठीक, उसके तहत चुनाव वगैरह इनको रद्द करा सकता है। ठीक है, तो उसी का इन्होंने प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जिन 8 वोटों को अवैध माना गया वो गलत तरीके से माने गए। ठीक है, जो अवैध माने थे वहाँ के जो पीठासीन अधिकारी थे, ठीक, उन्होंने गलत माने थे, लेकिन उन्होंने कहा वो गलत तरीके से गलत माने गए। ठीक, फिर बाद में उन्होंने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग जो चुनाव थे वहाँ के मेयर चुनाव चंडीगढ़ के, तो उसके जो विजेता हैं कुलदीप कुमार, उनको घोषित किया सुप्रीम कोर्ट ने। 20 वोटों से वो विजेता घोषित किए गए। ठीक, तो याद रखना। तो कहाँ के मेयर चुनाव थे उनको रद्द किया सुप्रीम कोर्ट ने? चंडीगढ़ के। ठीक है, याद रखना। आगे देखो। कोलंबो में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 1 मार्च से शुरू हुआ। तो याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ पर होगा 2024 का? तो श्रीलंका के कोलंबो में। तो इसकी घोषणा श्रीलंका के बौद्ध प्रशासन, धार्मिक सांस्कृतिक मामलों के वहाँ के मंत्री हैं विदुर
विक्रम नायके, उन्होंने ये घोषणा की है। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा के वित्तीय सहयोग से नेलम कोकोना थिएटर कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। तो ये अपन को याद नहीं रखना, ठीक है। इसमें गीता यज्ञ, गीता जप, शोभा यात्रा, समसामयिक रुचि के कई विषयों पर सेमिनार और कई प्रतियोगिताएं होंगी। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्रीमद् भागवत गीता की प्रति पेश की जाएगी, वहां की संसद में, ठीक है। ठीक, तो याद रखना कि जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है वो कहाँ पर हो रहा है 2024 का, कोलंबो श्रीलंका में, ठीक है। 2023 का दिसंबर में हुआ था कुरुक्षेत्र में, ठीक, हरियाणा में। तो याद रखना ये। आगे देखो, त्रिपक्षीय तटरक्षक यानी कि कोस्ट गार्ड, जो कोस्ट गार्ड होते हैं तटरक्षक, उनका एक्सरसाइज है दोस्ती। तो ये मालदीव में शुरू हुआ है, तो याद रखना, ठीक है। तो दोस्ती जो एक्सरसाइज है किससे रिलेटेड है, पहले याद रखना, कोस्ट गार्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो 16वें नंबर की इसलिए 16 दोस्ती 16, ठीक। तो मालदीव में शुरू हुई है सुरक्षा चिंताओं के बीच, क्योंकि मालदीव अभी काफ़ी चर्चा में रहा है, करंट में रहा है, ठीक है। जो अपने मोदी जी थे लक्षद्वीप में गए थे अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो वहाँ की सरकार ने ये सब चीज़ें कही थी, तो मालूम ही होगा, ठीक है। तो काफ़ी सुरक्षा चिंताओं के बीच भारत और श्रीलंका के जहाज त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास दोस्ती में भाग लेने मालदीव पहुंचे हैं। तो इनमें कौन 3 देश हैं ये याद रखना, तो भारत है, श्रीलंका है और मालदीव है, ठीक है। यह भारत, श्रीलंका और मालदीव के तटरक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाएगा। ये पहली बार 1991 यानी कि 1991 में दोस्ती जो एक्सरसाइज स्टार्ट हुई थी, ठीक। लेकिन पहले श्रीलंका इसमें शामिल नहीं था, पहले मालदीव और इंडिया थे। 2012 में क्या हुआ, श्रीलंका भी इस अभ्यास में शामिल हो गया था, ठीक। चीन के समर्थक मोहम्मद मुइज्जू, ठीक, मोहम्मद मुइज्जू जो काफ़ी चर्चा में अभी रहे, ठीक। तो राष्ट्रपति बनने के बाद चीन के समर्थक वाली पार्टी है यहाँ पर, एक तरीके से ये कह सकते हैं, ठीक। उनके बनने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंधों में गिरावट आई है, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रपति मुर्मू जी ने जस्टिस एएम खानविलकर को नया लोकपाल नियुक्त किया है। तो याद रखना, एएम खानविलकर को नया क्या किया, लोकपाल नियुक्त किया है, ठीक। 2 साल तक लोकपाल का पद खाली रहा था, ठीक। न्यायमूर्ति जो पिनाकी चंद्र घोष है, ठीक, पिनाकी चंद्र घोष ये पहले लोकपाल भी है, क्योंकि लोकपाल जो आया 2019 में आया है, ठीक है। तो पहले यही थे पिनाकी चंद्र घोष। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले लोकपाल कौन थे, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक। का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल अपने नियमित प्रमुख रूप से बिना चल रहा था, मतलब 2022 में क्या हो गया था, कार्यकाल पूरा होने के कारण यह खाली पद था, ठीक है, ठीक। तो उनकी जगह पे पर कौन आए थे, लोकपाल के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ठीक। मतलब जब 2022 से अभी तक खाली था तो उस पर कौन पद पर था, प्रदीप कुमार मोहंती, लेकिन वो कार्यवाहक अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले कार्यवाहक लोकपाल कौन है, तो प्रदीप कुमार मोहंती, ठीक है। क्योंकि खाली पद था तो वहां पर कार्यवाहक के रूप में अध्यक्ष बना दिया गया था प्रदीप कुमार मोहंती, लेकिन अब बन गए हैं एएम खानविलकर, ठीक। तो लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति तभी नियुक्ति करता है, राष्ट्रपति एक चयन समिति बनती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं प्रधानमंत्री, ठीक। तब जाके राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लोकपाल और अन्य सदस्यों की। इसमें एक अध्यक्ष के अलावा लोकपाल में 8 सदस्य हो सकते हैं, 4 इसमें न्यायिक और 4 गैर न्यायिक होते हैं, ठीक है। लोकपाल अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है, ठीक। और रिटायर्ड जज होते हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट के। आगे देखो, तो याद रखना है एएम खानविलकर। विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन में होगा, ठीक। 1 मार्च को वर्चुअली तरीके से नरेंद्र मोदी जी उद्घाटन करेंगे विश्व की पहली वैदिक घड़ी का, ठीक। तो 1 मार्च को पीएम मोदी उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 35 फुट ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी का उद्घाटन वर्चुअली किया जाएगा। यह वैदिक घड़ी हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषी गणना के बारे में जानकारी प्रदान करेगी, ठीक। यह भारतीय मानक समय, ठीक, आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी को भी दिखाएगा, ठीक। जो लंदन वाला टाइम है और जो इंडिया का, ये भी दिखाएगा। इस घड़ी में 2 सूर्य उदयों के बीच की अवधि को 30 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका 1 घंटा आईएसटी के अनुसार 48 मिनट का होगा। आईएसटी के अनुसार 48 मिनट का होगा, इसका जो 1 आवर होगा, ठीक। तो याद रखना, ठीक। तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। आगे देखो,
भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना चारों व्यक्तियों के नाम। ठीक, सीधा सीधा ऑप्शन में रख देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन है, इनमें से कौन नहीं है। तो 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के लिए जा रहे हैं भारत के। ठीक है, तो उनमें 4 में पहले प्रशांत नायर, अंगद प्रताप, अजीत कृष्णन और शुभांशु शुक्ला को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए नामित किया गया है। ठीक, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान मिशन के लिए, जो गगनयान मिशन है लगभग 25 तक जाएगा ये इंडिया से, तो गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम का खुलासा किया है। अंतरिक्ष यात्रियों ने रूस के गोरोडोक शहर में 1 साल का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रयोग, यानी कि इन्होंने रूस में जाके क्या है, ट्रेनिंग की है 1 साल की। और जो राकेश शर्मा थे पहले भारतीय, ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले, उन्होंने भी इसी जगह पर रूस में क्या किया था, ट्रेनिंग ली थी। ठीक है, और ये 4 जो व्यक्ति हैं वो भी जाके रूस में इन्होंने ट्रेनिंग ली है 1 साल तक। तो गगनयान क्या है, ये गगनयान जो मिशन है भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, भारत का ही है। ठीक, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। गगनयान परियोजना के तहत चालक दल के सदस्यों को 3 दिवसीय मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। तो ये याद रखना, कितने किलोमीटर की कक्षा है, 400 किलोमीटर की कक्षा में भेजा जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। इसरो ने पहले मानव रहित गगनयान मिशन के लिए पहचानने और उड़ान इंजन का स्वीकृति परीक्षण पूरा कर लिया, मतलब सब व्यवस्थाएं लगभग हो चुकी हैं। ठीक, तो या तो 24 के लास्ट तक या फिर 25 के शुरुआत में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, गगनयान मिशन को। ठीक, तो याद रखना, ये है 4 वो व्यक्ति। ठीक है, याद रखना, चारों के नाम याद रखना, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इस वीडियो में क्या है, अपना फरवरी मंथ कंप्लीट हो चुका है। इसमें 2 वीक के हैं कंबाइंड, एक 3rd वीक और 4th वीक। ठीक है, तो फरवरी मंथ क्या हो चुका है, करंट अफेयर्स का अपना कंप्लीट हो चुका है। अपन मार्च स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।